अभी कुछ नहीं दिख रहा है प्रभु जी। अभी अभी दिख रहा है। कितनी स्लाइड दिख रही है? एक दिख रही है, दो दिख रही है? एक ही दिख रहा है, डिस्कवर अल्टीमेट जीनियस। परफेक्ट। ठीक है। तो आज प्रॉपरली हम पीपीटी के साथ में, प्रेजेंटेशन के साथ में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सेशन जो बॉस कोर्स का थर्ड सेशन है। पहला सेशन था हमारा डिस्कवर द गेम ऑफ लाइफ, जिसमें हमने लॉजिकली समझा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग। सिर्फ बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट पहनने से हम ह्यूमन बीइंग नहीं बनते। हम ह्यूमन बीइंग बनते हैं जब हम ह्यूमन बीइंग की तरह एक्टिविटीज करते हैं। और ह्यूमन बीइंग का एक्टिविटी मेन मेन एक्टिविटी क्या होता है ह्यूमन बीइंग का, जो उसको जानवरों से अलग बनाता है? यस, किसी को याद है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस तो होता है जानवरों में भी, बट इट इज क्लोज टू द एक्चुअल आंसर। यस, किसी को याद है कुछ पहले सेशन का? वी आर नॉट दिस बॉडी। ओके, ठीक है। बेसिकली इंटेलिजेंस क्लोज आंसर, बट एक्चुअल टर्म इज जिज्ञासा। जिज्ञासा जो रहती है वो जानवरों को नहीं होती है, वो सिर्फ मनुष्य को होती है। जानवरों को भी इंटेलिजेंस होती है, लेकिन किन चार एक्टिविटीज के बारे में उनको इंटेलिजेंस होती है सिर्फ? ईटिंग, स्लीपिंग, रिलेशन रखना। यस, एंड फोर्थ? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, एंड फोर्थ वन? याद नहीं आ रहा है। किसी और को याद आ रहा है? चौथा क्या है? हिंदी में आई थिंक ज्यादा इजी है याद रखना। हिंदी में याद रखना ज्यादा आसान है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ऐसे याद रख सकते हैं। ANBM। यस। तो भय मतलब डिफेंडिंग। तो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये चार एक्टिविटीज मनुष्य भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। लेकिन जिज्ञासा करना दुनिया के बारे में, खुद के बारे में, ये जिज्ञासा जो है ये जानवर नहीं कर पाते। वो सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही लगे रहते हैं। तो जब हम ये जिज्ञासा करेंगे तब हम अपने जीवन का फुल पोटेंशियल हम यूटिलाइज कर पाएंगे एज अ मनुष्य। नहीं तो हम अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपने मनुष्य शरीर का। फिर उसके बाद हमने सेकेंड सेशन में देखा कि जब जिज्ञासा व्यक्ति करता है तो जिज्ञासा खुद से शुरू होती है कि हम कौन है। तो इसमें फिर व्यक्ति सोचता है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ, या मैं आत्मा हूँ, या मैं कुछ और हूँ इस शरीर से परे कुछ हूँ। तो उसमें हमने अलग अलग प्रूफ डिस्कस किए कि हम ये शरीर नहीं है। तो जल्दी से आप मुझे बताइए क्या क्या प्रूफ हमने डिस्कस किए कि हम ये शरीर नहीं है। कैसे आप प्रूफ करेंगे कि हम ये शरीर नहीं है? देखते हैं किस किस को याद आता है। कोई एक दो प्रूफ बता सकता है, प्रमाण कि हम ये शरीर नहीं है? यस पूजा माता जी, बताइए। डेड बॉडी का एक एग्जांपल है और उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे कर सकते हैं हम। वेरी गुड। जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति में फर्क होता है। केमिकल सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन फर्क कहाँ से पड़ गया? जो जीवित व्यक्ति था उसके अंदर क्या अलग था जो मृत व्यक्ति में नहीं रहता? हम क्या बोलते हैं, चल बसे। वो जो एक्टिव कंपोनेंट था वो चल बसा, वो निकल गया उससे। तो जो शरीर है वहीं का वहीं पड़ा हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति चले जाता है। तो व्यक्ति जो है वो इम्पोर्टेंट है, और व्यक्ति नहीं है मतलब व्यक्ति जो है वो शरीर से अलग है। ये हमने कॉमन सेंस से देखा था। और कोई प्रमाण कि हम ये शरीर नहीं है? बहुत सारे डिस्कस किया था हमने। आप लोग हैं मीटिंग में? कौन कौन मीटिंग में है? कौन कौन मीटिंग में है एक्चुअली प्रेजेंट? कैन यू रेज योर हैंड?
कोई जवाब नहीं देता तो मुझे डाउट होने लग जाता है। दो डाउट होते हैं, या तो मीटिंग में कोई है नहीं, या तो मेरी आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि जनरली मैं सवाल थोड़े सरल ही पूछता हूँ जो कोई भी आंसर कर पाए। ओके, ठीक है, एटलीस्ट मैक्सिमम लोग हैं मीटिंग में। यस, तो और क्या प्रमाण हमने देखे थे कि हम ये शरीर नहीं है। इसलिए मैंने बोला था ना कि बेटर रहेगा कि अगर हम ऐसा नोट्स वगैरह बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना ये हमें आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। हम कहीं पे भी स्पिरिचुअलिटी समझेंगे, थोड़ा जीवन के बारे में समझेंगे, तो ये सब बेसिक फाउंडेशन है। फाउंडेशन अगर अपना क्लियर रहा ना अच्छे से, तो फिर हम बहुत सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए याद रखने का, चीजों को ध्यान से सुनिए, याद रखिए, स्पेशली जो पॉइंट्स हैं वो याद रखिए। अगर लगता है कि याद नहीं रहेगा तो लिख के लीजिए कहीं पे। और उसके अलावा बाद में हम पीपीटी भी शेयर करते हैं, तो यू कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू द पीपीटी। बहुत सुंदर पीपीटी है, बहुत मेहनत से बनाया है उसको। तो जस्ट यू कैन गो थ्रू दैट पीपीटी, उससे आपको सारी चीजें एक एक बार में कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वेयर डज द फीलिंग कम? यस, तो जो मृत चीजें रहती हैं उनको फीलिंग्स इमोशंस नहीं होते। हमने कैमरे का एग्जांपल लिया था, लेकिन व्यक्ति को इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। तो ये एक फर्क होता है मृत चीजों में, जड़ पदार्थ में और हम में। तो वो इमोशंस फीलिंग कहाँ से आ रही है? अगर शरीर हमारा जड़ पदार्थ से बना हुआ है तो इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं आत्मा से। और कोई प्रूफ हमने जो डिस्कस किया था, प्रमाण कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, उसका कुछ रिसर्च से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था। कोई बता सकता है? रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म होता है। अगर शरीर ही है हम, तो शरीर खत्म होने के बाद तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन फिर एग्जिस्टेंस कंटिन्यू कैसे होता है दूसरे शरीर में? मतलब एग्जिस्टेंस जिसका हो रहा है वो कुछ तो अलग है शरीर से। तो पुनर्जन्म के बहुत सारे केसेस हैं। आप में से किसी ने देखा आयन स्टीवेंसन का, जो मैंने बोला था उसके केस स्टडीज? अलग अलग नहीं देखे होंगे किसी ने। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पीपीटी में शेयर करता हूँ ना, उसको एक बार जस्ट यू कैन गो थ्रू इट वंस आफ्टर द सेशन। तो बहुत सारे पुनर्जन्म के केसेस हैं, बहुत सारे एनडीई ओबीई के केसेस हैं। किसी को याद है ओबीई क्या था? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओबीई? यस, एनीवन नोस व्हाट इज ओबीई फुल फॉर्म? आउटसाइड बॉडी ऐसा था, आउट ऑफ बॉडी वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सपीरियंस। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और दूसरा था एनडीई। एनडीई इज व्हाट? नियर डेथ एक्सपीरियंस। परफेक्ट, नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो इसके बहुत सारे केसेस हैं रिकॉर्डेड। तो जब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा अगर हैं, तो हम मतलब ये जो शरीर है इसके भी हमने अलग अलग कंपोनेंट्स देखे थे। किसी को याद है हमारा शरीर जो है, ये स्थूल शरीर है, उसको हमने किससे कंपेयर किया था? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। परफेक्ट, उसको हमने हार्डवेयर से कंपेयर किया था। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको किससे कंपेयर किया था? सॉफ्टवेयर से। तो सूक्ष्म शरीर जो है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं? सूक्ष्म शरीर हमारा किन तीन चीजों से बना हुआ है? मन बुद्धि यस, अहंकार। ये बना है मन, बुद्धि और अहंकार से। और फिर मन के अंदर क्या स्टोर होता है? मन के अंदर स्टोर होता है सारे इमोशन, सारे एक्सपीरियंसेस। बुद्धि के अंदर कैपेसिटी रहती है विवेक शक्ति की, विवेक करने की। और ईगो जो है, अहंकार है, उसके आधार पे सब कुछ चलता है, बाकी की सारी चीजें, आइडेंटिटी हमारी। तो ये हुआ सूक्ष्म शरीर। और जो स्थूल शरीर है हमारा, वो बना है पंच महाभूत से, भूमि, अप, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेवच। तो ऐसे भगवान गीता में बताते हैं। तो हमारा जो मन है उसके अंदर संस्कार कैसे रहेंगे वो डिपेंड करेगा कि हम इनपुट्स क्या दे रहे हैं खुद को। हम अगर अच्छे अच्छे इनपुट्स देंगे, गुड इनपुट्स देंगे, तो फिर हमारे आउटपुट्स भी गुड होंगे। तो उसको गीगो प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था, गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम मीडिया से, सोशल मीडिया वगैरह में हम जो चीजें देखेंगे वैसे ही हमारे एक्शंस रहेंगे। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये जो आइडेंटिटी है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है,
ये आइडेंटिटी पता करने से लाभ क्या है हमारा जीवन में। हमने कुछ फायदे डिस्कस किए थे पर्सनल लाइफ में एंड सामाजिक लाइफ, लाइक सामाजिक स्तर पे। तो किसी को याद है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल? एनीवन रिमेम्बर्स क्या क्या फायदे हैं इसके? ओके, फियरलेसनेस एंड डिप्रेशन से व्यक्ति बाहर जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन उसको होता है शरीर के अंदर जो कमियां होती हैं, मन के अंदर जो कमियां होती हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। लेकिन जब व्यक्ति समझेगा कि हम ये शरीर और मन है ही नहीं, हम इसके अलग हैं, तो हमारे अंदर पोटेंशियल है कि कभी भी हम अपने जीवन की दिशा चेंज कर सकते हैं। और हमारा अटैचमेंट भी कम होता है बॉडी से रिलेटेड। बॉडी की सुंदरता और बॉडी की बदसूरती, इन दोनों से हमारा अटैचमेंट कम होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक फायदा में हमने डिस्कस किया था इस जानकारी का, कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। सामाजिक स्तर पे क्या? हाँ, इक्वालिटी। क्योंकि भले ही शारीरिक स्तर पे सभी में अलग अलग फर्क हो, यस, वी डोंट गेट अटैच्ड एंड केयर टू मच अबाउट द मटेरियलिस्टिक थिंग। वेरी गुड। कि हम केयर लेते हैं, हम ओवरऑल देखते हैं चीजों को, लेकिन बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते, क्योंकि हमको पता है कि हम अलग हैं इन सब चीजों से। तो उसके अलावा सामाजिक स्तर पे समभाव आती है, समभाव आता है, क्योंकि समभावना आती है कि भले ही शारीरिक स्तर पे सब अलग अलग हों, लेकिन सबकी आइडेंटिटी अलग है। सब लोग सेम आइडेंटिटी के हैं, सभी आत्मा है। आत्मा कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होती। आत्मा कभी हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी नहीं होती। आत्मा तो आत्मा रहती है। ये सारे शारीरिक फर्क हैं। तो हम आत्मा के स्तर पे अगर जीवन को जीते हैं, दूसरों को देखते हैं, खुद को देखते हैं, तो एक भाईचारे की भावना आती है पूरे संसार में। तो ये हमने कुछ डिस्कस किया था अपनी आइडेंटिटी के बारे में। तो दिस वाज द फर्स्ट एस। पहला एस था सेल्फ, सेल्फ को समझना। दूसरा एस है सुप्रीम को समझना, कि ये जो एग्जिस्टेंस है, क्या ये खुद से आई है, या इसके पीछे कोई तो डिजाइनर, कोई तो इंजीनियर बैठा है। और फिर उसमें हमने डिस्कस किए थे ABCDEF फॉर्मूला, कि जब भी हमें कोई आर्ट दिखती है अपने आसपास, अगर कोई कला दिखती है, तो हम नेचुरल है, स्वाभाविक है समझना कि इसके पीछे कोई तो कलाकार होना चाहिए। कलाकार के बिना कला तो आ नहीं सकती। तो जब हमें इस दुनिया में इतनी सुंदरता दिखती है, इतनी कला दिखती है, एक एक फूल जो है उसके अंदर इतनी कला है, लैंडस्केप में इतनी कला है, नेचर में कितनी सारी कला है, जब हम वो देखते हैं तो नेचुरली हमें समझना चाहिए कि इसके पीछे भी कोई तो कलाकार होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये सब चीजें हम आज के PPT में अच्छे से डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन के साथ। तो विल गो टू द PPT। क्या प्रेजेंटेशन रहता है तो उसमें और अच्छे से आपको याद भी रहेगा आगे का। तो टॉपिक है डिस्कवर द अल्टीमेट जीनियस, मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। PPT दिख रहा है ना सभी को? गुड। कोई पढ़ सकता है ये एसेंस के नीचे क्या लिखा हुआ है जल्दी से? Am I audible? यस। Essence. By observing the world around us scientifically, we can see the hand of supreme intelligent designer. जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि अगर हम ऊपर ऊपर रूप से देखते हैं तो हमको लगेगा सब कुछ खुद से आया है, लेकिन अगर हम डीपर लेवल पे जाते हैं, साइंटिफिकली रिसर्च करके हम डीपर लेवल पे जाते हैं, तो हमको समझ में आता है कि कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है डीपर लेवल पे। और फिर जो विज्ञान रहता है वो भी व्यक्ति को फोर्स करेगा बिलीव करने के लिए कि कोई तो है इसके पीछे, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्सिटी खुद से नहीं आ सकता, चांस से नहीं आ सकता। तो अगर हम सही तरीके से ऑब्जर्व करते हैं अपने दुनिया को, आसपास को, तो फिर हमें दिखेगा भगवान जो डिजाइनर हैं उनका हाथ हमें दिखेगा हर एक क्रिएशन में। तो इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। पहला है हमारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा है साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन, तीसरा है $2 million क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 अलग है और $1 million अलग है, मतलब 2 क्वेश्चन है जो कि $1 million के हैं। और फिर एक्टिविटी टाइम है, फिर प्राइम ड्यूटी, दैट इज द लास्ट टॉपिक। तो किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति को बहुत सारे सवाल आएंगे दुनिया को देख के, अपने आसपास के। आप में से कभी किसी को कुछ सवाल आया है दुनिया के बारे में कि क्या है ये दुनिया,
क्यों बनी है, क्या पर्पस है इसका, राइट। तो किसी भी वाई डू वी सफर, राइट, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये सवाल सिर्फ मनुष्य को आ सकते हैं। इसका मतलब आप सभी जो हैं, आपका शरीर भी मनुष्य का है, और आपका जो मन है, आपका जो अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, वो भी मनुष्य का ही है। इसलिए आपको ये सब सवाल आए हैं। जिनको ये सब सवाल नहीं आते कभी जीवन में, उनका शरीर मनुष्य का रहता है, लेकिन अंदर का पूरा पशु वाला रहता है, क्योंकि ये सिर्फ मनुष्य को ही ये सवाल आ सकते हैं, जिज्ञासा हो सकती है। तो डज गॉड रियली एग्जिस्ट? वी क्रिएट एंड हु क्रिएट्स एंड मेंटेन्स दिस ब्यूटीफुल एंड हार्मोनियस यूनिवर्स। तो हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे पहले कि कहीं पे भी कोई आर्टिस्ट्री है तो आर्टिस्ट रहेगा, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजर रहेगा, क्रिएशन है तो क्रिएटर रहेगा, डिजाइन है तो डिजाइनर रहेगा, एनर्जी है तो एनर्जेटिक रहेगा, फ्लॉलेस लॉज है तो लॉ मेकर होना चाहिए कोई। तो ये ABCDF फॉर्मूला है। तो पहले हम आर्ट को देखेंगे। ये सारी इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं, और उन पेंटिंग्स में सब में नीचे नाम लिखा हुआ है कौन उनका पेंटर है। लियोनार्डो डाविंसी, वॉन गराड, थॉमस सैंचे एंड हेनरी रुजू फेमस आर्टिस्ट हैं। तो ये फूलों का जो पेंटिंग है, इसके पीछे कोई तो आर्टिस्ट है। जो पहाड़ों का पेंटिंग है, उसके पीछे कोई आर्टिस्ट है। एक सुंदर पेंटिंग है किसी औरत की, तो उसके पीछे भी आर्टिस्ट है। झरने की पेंटिंग है, उसके पीछे भी आर्टिस्ट है। तो क्या ये सब पेंटिंग जिनकी है, नेचर में जो ऑब्जेक्ट्स है जिनकी ये पेंटिंग्स है, क्या ये बहुत बुद्धिमानी वाली बात होगी ऐसा बोलना कि पेंटिंग के लिए आर्टिस्ट है, लेकिन जिसकी पेंटिंग बनाई गई है उसका कोई आर्टिस्ट नहीं है? इजंट इट फुलिश टू से लाइक दैट? कोई सिंपल सी चीज है तो उसके पीछे कोई व्यक्ति है, तो जो कॉम्प्लेक्स चीज है उसके पीछे तो कोई होना ही चाहिए। तो दिस इज लॉजिकल। तो एक पेपर का रोज बनाने के लिए इतनी सारी चीजें लगती है, एक व्यक्ति लगता है, तो क्या एक्चुअल रोज के लिए कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, फ्रेग्रेंस है, इतने सारे शेप्स हैं, फॉर्म्स हैं, इतना डिटेल्स है उसके अंदर, नेचुरली होना चाहिए। तो दैट मीन्स आर्टिस्ट्री जहाँ पे भी है वहां पे आर्टिस्ट होता है। उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी और लोग साथ में आके काम करते हैं, तो उनको काम करवाने के लिए कोई तो ऑर्गेनाइजर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजर के बिना कुछ भी कोई भी करेगा। तो यहाँ पे हनी बीज का उदाहरण दिया है कि उनके अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्पाइडर वेब जो रहता है, जो मकड़ी जाला बुनती है, वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से बुनती है। आप में से किस किस ने देखा है कि जाला जो रहता है बहुत सिस्टमैटिकली वो बुनती है, जो ये रहती है क्या बोलते हैं, मकड़ी, एकदम प्रॉपर शेप में बुनती है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इतनी बढ़िया सुंदर कार बनाई है, लैपटॉप बनाया है। लैपटॉप बनाया तो लैपटॉप को असेंबल करने के लिए कोई तो होना चाहिए। सुंदर सी घड़ी है तो उसको डिजाइन करने के लिए कोई तो होना चाहिए। आर्किटेक्चर इतने सुंदर सुंदर है तो उसको खड़ा करने के लिए कोई तो होना चाहिए। स्कल्पचर्स बनाए हैं, किसी ने तो कार्व किया होगा। तो जहां पे भी कोई क्रिएशन होती है उसके पीछे क्रिएटर होता है। तो शुड नॉट दिस यूनिवर्स ऑल्सो हैव अ सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर टू? जितनी चीज कॉम्प्लेक्स रहती है, जितनी उसके अंदर आर्टिस्ट्री ज्यादा रहती है, उतना ज्यादा हम समझ सकते हैं कि उसका जो क्रिएटर है उतना ज्यादा बुद्धिमान है। तो क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो कि इस प्रकृति से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? नहीं, सबसे कॉम्प्लेक्स चीज ये प्रकृति है। तो उसको बनाने वाला तो सुप्रीमली इंटेलिजेंट होना चाहिए। सो क्रिएशन इम्प्लाइज क्रिएटर। ये हमने कल एग्जांपल लिया था कि एक सिक्यूया का जो बीज रहता है, उसका साइज कितना रहता है? यहाँ पे दिख रहा है आपको? कितना साइज दिख रहा है आपको एक बीज का? लेंथ कितना दिख रहा है? कितना लेंथ दिख रहा है बीज का अप्रोक्सीमेटली? पीपीटी दिख रही है कि नहीं? कोई कुछ बोल नहीं रहा। बताओ यार, इतना तो आना चाहिए सबको, सब पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। कितना लेंथ है सीड का? 1 सेंटीमीटर।
ऑलमोस्ट 1.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं हम, क्योंकि 2.5 से लेके 4 तक जा रहा है ना वो, तो 1.5 सेंटीमीटर हो गया लगभग। तो 1.5 सेंटीमीटर का बीज रहता है, लेकिन उससे जो पेड़ निकलता है वो कितना बड़ा होता है। दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है सिक्यूआ का पेड़, 84 मीटर्स हाई रहता है वो, 275। उसके सामने आपको व्यक्ति दिख रहा है? किस किस को व्यक्ति दिख रहा है सामने, पेड़ के सामने? आपको दिख रहा है, लेकिन पेड़ को व्यक्ति नहीं दिखता, क्योंकि वो पेड़ इतना बड़ा है, व्यक्ति चींटी के समान है उसके सामने। इतना बड़ा रहता है वो ट्री। उसके ट्रंक के अंदर अगर रोड बनाना है तो उसके ट्रंक के अंदर गुफा बनानी पड़ती है अलग से, इतना बड़ा रहता है। और इतना बड़ा ट्री का मैकेनिज्म कहाँ पे दिया हुआ है, कोडिंग छोटे से 1.5 सेंटीमीटर के एक बीज में पूरा उसका कोड दिया हुआ है। तो जब हम कंप्यूटर बनाते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो सबसे इंटेलिजेंट पार्ट रहता है दैट इज द माइक्रो प्रोसेसर, चिप जो रहती है उसकी। तो चिप को बनाने के लिए इंजीनियर्स लगते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, यहाँ पे डॉक्टर रिचर्ड रिस्टैक बोल रहे हैं कि द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के जितने भी संग्रहालय हैं, सारे के सारी बुक्स ला लो, सारा नॉलेज जो उसके अंदर है सारे लाइब्रेरीज में, उसमें जितना डेटा है उससे ज्यादा डेटा हमारे दिमाग में हम स्टोर कर सकते हैं। इतना इंटेलिजेंट प्रोसेसर हमको हमारे अंदर है, हमारे दिमाग में है। किसने बनाया इसको? जब कंप्यूटर के अंदर छोटा मोटा प्रोसेसर बनाने के लिए कोई तो क्रिएटर लगता है, इंजीनियर लगता है, तो क्यों ना इतना बड़ा जो प्रोसेसर है हमारे दिमाग में, उसको बनाने वो खुद से कैसे आ सकता है? उसका भी तो होना चाहिए कोई तो क्रिएटर, कोई तो डिजाइनर होना चाहिए उसका भी। तो हु हैज डिजाइन दिस? अभी हम माइक्रो वर्ल्ड में जाएंगे। माइक्रो वर्ल्ड में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं, उसके भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं, पूरा सिस्टमेटिकली सब कुछ काम करता है। जो लेटाइसेस रहते हैं, नमक या कोई सॉल्ट, कोई भी लेटाइसेस, कोई भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स अलग अलग फैशन में अरेंज रहते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ग्रेफाइट और जो डायमंड है, दोनों भी किसके बने हुए हैं? कार्बन। ग्रेफ कार्बन के। तो दोनों भी कार्बन के बने हैं, लेकिन दोनों की पूरी अपोजिट क्वालिटी है। कोई बता सकता है ग्रेफाइट और डायमंड में अपोजिट क्वालिटीज कौन सी हैं? स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ओके, तो ग्रेफाइट जो रहता है एमॉर्फस स्ट्रक्चर रहता है, उस वो इजीली उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। एंड लेकिन डायमंड इज जो क्रिस्टलाइन। हाँ, डायमंड इज क्रिस्टलाइन, एंड ऊपर से डायमंड को कभी ब्रेक नहीं कर सकते। यस। तो यहाँ पे फर्क कहाँ पे आ रहा है? इट इज मेड ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन। मतलब मॉलिक्यूल्स वही हैं, कार्बन के ही हैं, एटम सब कुछ सेम है, लेकिन उनका अरेंजमेंट, थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज हो गया तो पूरा एक अलग पदार्थ बन जाता है। इतना माइन्यूट इंजीनियरिंग है इस दुनिया में। अभी ये ग्रेफाइट और डायमंड क्या लोगों ने बनाया है? फैक्ट्री में कोई बनाता है कि डायमंड और ग्रेफाइट? नहीं, ये सब नेचर से मिलता है। तो नेचर के अंदर कोई तो इंजीनियर होना चाहिए जिसने इतना सटल डिफरेंस बना के रखा है। थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स इधर का उधर हो गया तो पूरा डिफरेंस आ जाता है। जो ग्रेफाइट रहता है वो कितना काला रहता है, और वहीं जो डायमंड है उसका पूरा अपोजिट, इतना लाइट रहता है उसके अंदर, और इतने अलग अलग कलर्स रहते हैं डायमंड के अंदर। कार्बन जो ये ग्रेफाइट जो है, उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन डायमंड इज द टफेस्ट ऑब्जेक्ट। राइट, एम आई राइट? कि डायमंड सबसे टफेस्ट चीज है, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। अगर किसी चीज को तोड़ना है, इवन मेटल से भी ज्यादा स्ट्रांग रहता है डायमंड, जो कि अल्टीमेटली है क्या? कार्बन ही तो है जिसका ग्रेफाइट बना हुआ है। तो इतना मतलब जोरदार इंजीनियरिंग इस नेचर में हमको दिखता है। अभी हम माइक्रो छोटे स्तर पे गए, अभी हम मैक्रो वर्ल्ड में जाते हैं, अभी हम बड़े लेवल पे देखते हैं। तो सैटेलाइट, हमने कल ही उदाहरण दिया था, एक सैटेलाइट को चलाने के लिए इतने सारे कंट्रोल सिस्टम लगते हैं, इतने सारे यूनिवर्स लगते हैं, सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस लगती हैं, इतने सारे साइंटिस्ट लगते हैं। तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं, ओरिएंटेशन, स्पिन, वेलोसिटी, हीट डिसिपेशन वगैरह वगैरह, उसको मॉनिटर करना पड़ता है।
तो पृथ्वी जो है हमारी, इतनी भारी चीज है पृथ्वी, 6 × 10⁻21 मेट्रिक टन है, उसको मॉनिटर कौन कर रहा है? एक छोटी सी तुच्छ सैटेलाइट रहती है, उसको मॉनिटर के लिए इतने सारे साइंटिस्ट लगते हैं। तो क्या ये बोलना कम बुद्धि की बात नहीं होगी कि इतने सारे जो प्लैनेट्स हैं वो ऐसे ही चल रहे हैं? उनको कौन मॉनिटर कर रहा है? उनको भी मॉनिटर करने के लिए कोई तो होना चाहिए। अगर थोड़ा सा पृथ्वी अर्थ सूर्य के करीब चले गया तो सब कुछ जल के राख हो जाएगा, थोड़ा सा दूर गया तो सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा। तो उसको एकदम एग्जैक्ट पोजीशन में किसने रखा है? खुद से कैसे हो सकता है वो? राइट? अभी कोई हरे बोलेगा कि कृष्णा, लाइक यस, हम बोल सकते हैं ना कि ग्रेविट मतलब वो इक्वेशन होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स और वो इक्वेट होते हैं, सो इसीलिए वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। परफेक्ट, वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि वो इक्वेशन है, और इक्वेशन वो फोर्सेस की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन वो इक्वेशन क्यों है वैसा? इक्वेशन का मतलब क्या होता है? कि सिस्टमैटिक तरीका है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं रोड पे, और गाड़ी चलाते हैं, चलाते समय अगर जो सिग्नल रहता है, हम लोग रेड सिग्नल पे गाड़ी रोकते हैं, ग्रीन सिग्नल पे हम गाड़ी चलाते हैं। तो कोई बोलेगा कि अरे पुलिस वुलिस कोई नहीं होता, ये सब गाड़ियां रुक रही हैं, चल रही हैं, क्यों रुक रही है, चल रही हैं? क्योंकि रेड लाइट हो रही है, ग्रीन लाइट हो रही है, रेड लाइट हो रही है, ग्रीन लाइट हो रही है। लेकिन रेड लाइट क्यों हो रही है, ग्रीन लाइट क्यों हो रही है, उसके पीछे कौन है? और ग्रीन लाइट पे चलना है, रेड लाइट पे रुकना है, ये एंश्योर कौन कर रहा है? हु इज मॉनिटरिंग दैट? तो यहाँ पे लॉ है, नियम है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, और वो नियम की वजह से लोग उस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। लेकिन नियम है, नियम खुद से आता है क्या कभी कहीं पे? आपने किसी भी सोसाइटी में नियम खुद से आया हुआ देखा है क्या? नियम है मतलब नियम बनाने वाला कोई तो होना चाहिए ना। डू यू अग्री विथ मी और नॉट एवरीवन? यस यस। थम्स डाउन मतलब नॉट अग्रीइंग। नियम अगर है तो नियम बनाने वाले के बिना नियम कैसे आ सकता है? तो उसी प्रकार से नियम है ये सब जो आप बोल रहे हैं, ग्रेविटेशन फुल पुल है, और ई क्या है, ग्रेविटी का जो इक्वेशन है, ये सब ठीक है, ये सब नियम है। लेकिन ये नियम बनाया किसने? दैट इज द पॉइंट। नियम बनाने वाला कोई तो होना चाहिए। विदाउट अ पर्सन हाउ कैन द नियम कम बाय इट्स ओन सेल्फ? इज दैट क्लियर? इसको मैं और एक उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे अभी गाड़ी चलती है, अगर सपोज आपने गाड़ी चलाई, और अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि गाड़ी किसने चलाई, तो आप क्या बोलेंगे? मैंने चलाई। लेकिन अगर कोई बोलता है कि गाड़ी चलाई है एक्सेलरेटर ने, या गाड़ी चलाई है इंजन ने, तो क्या वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? यस अदर्स? गाड़ी इंजन ने चलाई, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है? गलत के लिए थम्स डाउन, सही के लिए थम्स अप। सही बोल रहा है। गलत कहाँ बोल रहा है? गाड़ी इंजन नहीं चलाई ना। इंजन के बिना गाड़ी कैसे चलेगी? एक्सेलरेटर के बिना गाड़ी कैसे चलेगी? पेट्रोल के बिना गाड़ी कैसे चलेगी? तो सही है वो। लेकिन वो एक स्तर की सच्चाई है। उसके ऊपर की सच्चाई क्या है? उस व्यक्ति की वजह से वो इंजन चल रहा है, उस व्यक्ति की वजह से पेट्रोल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अल्टीमेटली व्यक्ति की वजह से। तो जो लोग बोलते हैं कि सारे फोर्सेस हैं, एनर्जीज हैं, नियम हैं, लॉज हैं, इनकी वजह से दुनिया चल रही है खुद से, ये उसी प्रकार से हो गया कि इंजन की वजह से चल रही है, एक्सेलरेटर की वजह से चल रही है, पेट्रोल की वजह से चल रही है। बट इन सबको चलाने वाला कौन है? देयर हैज टू बी अ पर्सन, कॉन्शियस पर्सन। जस्ट लाइक कार को चलाने के लिए एक पर्सन होना चाहिए। सो दैट्स हाउ, अगर हम डीपर लेवल पे थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो हम समझेंगे कि इन सब के होते हुए भी देयर हैज टू बी अ सेंट्रल पर्सन हु इज making all this thing happen. So that is the point. So our time is up now. It's already 6 p.m. आगे का जो डिस्कशन है हम कल के सेशन में करेंगे। किसी को कुछ भी प्रश्न है ना, बिंदास पूछने का, और स्पेशली सेशन होने के बाद आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही लॉजिकल पूरा कोर्स है, ये सिर्फ इमोशनल या सेंटिमेंटल कोर्स नहीं है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट लॉट ऑफ क्वेश्चंस शुड कम। क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं।
तो बिंदास जो भी सवाल है पूछने का, वॉट एवर पॉइंट्स आई से ऑन दैट। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।